हाँ भाई, यूपीएसआई के भावी दरोगाओं, पूरी स्ट्रैटेजी बना ली, पूरा माइंडसेट बना लिया और फिर से उसी मोड़ पे आके खड़े हो गए कि सब कुछ सोच तो लिया, एक दिन दिमाग में सारी चीजें सोच ली, बट ग्राउंड लेवल पर चीजें जब तक नहीं होंगी आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंचोगे। हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं, प्लानिंग्स बना लेते हैं, बट जो हमें धरातल पे करना है उन चीजों को शुरू नहीं कर पाते। हम 8-8, 10-10 घंटे के स्टडी प्लान बना के रेडी है, बट 8-8, 10-10 घंटे पढ़ कैसे पाएंगे? बहुत बड़ा चैलेंज वो है। उसी चैलेंज को कैसे आप ओवरकम करेंगे, कैसे आप सही रणनीति से, सही स्ट्रैटेजी से फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे, सारी चीजों पे आज वन बाय वन बात करने आया हूं। क्योंकि हर स्टूडेंट अब ये सोच रहा है कि मुझे दरोगा बनना है, बट ग्राउंड लेवल पे तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या चीजें आपको लेके चलनी है, किस तरह से लेके चलनी है। हर किसी का भी यही क्वेश्चन है, सर कौन सी किताब खरीद लूं, सर क्या कर लूं, सर कहां से कर लूं। बेटा सबसे पहले क्या चीजें करनी है वो चीजों को जानना होगा, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलना है कि आप अगले 4 महीने में अच्छी तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीटली कवर करके सिलेक्शन तक पहुंच पाए। तो बेटा मैंने भी आपकी तरह 2021 में एक सपना देखा था यूपी पुलिस में दरोगा बनने का। जी हां, और 2021 के अपने उस सपने को मैंने पूरा किया भी, सिलेक्शन लेकर, फाइनल सिलेक्शन लेकर। और आज मैं आपके साथ कटारा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर साथ हूं, आपको गाइड करने के लिए, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि कैसे मैंने 10 घंटे अपने कोचिंग को देने के बाद भी सिलेक्शन लेकर दिखाया, है ना। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पूरे दिन का समय था, फिर भी मैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा समय दे रहे हैं, कि आप 14 घंटे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि कम समय में भी आप क्या वो पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के लिए सटीक है, क्या आप हार्ड वर्क कर रहे हैं या आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, ये जरूरी है ना। हार्ड वर्क करने से बस सिलेक्शन नहीं होता कि बस आप 10 किताबें इकट्ठी करके बैठ गए और आप लग गए पढ़ने, उससे सिलेक्शन नहीं होता। अपने एग्जाम की रणनीति को पहचानना होगा, अपनी परीक्षा को पहचानना होगा, क्या उसकी जरूरत है वो पहचानना होगा। हर एग्जाम की अपनी एक अलग डिमांड है, हर एग्जाम की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2025 की भर्ती के बारे में, और एक वर्दी आपकी कैसे होगी, कैसे आप 2 सितारों के सपने तक पहुंचेंगे, सारी चीजों पे वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी आ चुकी है, उम्मीद है आप सबने फॉर्म भर दिए होंगे, और अगर नहीं भरे हैं तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, है ना। अब तो नोटिस भी आ गया, डिग्री से रिलेटेड जिन बच्चों को समस्या थी उसका समाधान भी भर्ती बोर्ड ने कर दिया है। तो अपना फॉर्म आप जल्द से जल्द भर दें। सबसे पहली बात की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एग्जाम कब तक होगा। तो बेटा देखो, जैसे मैं 2021 की अगर बात करूं तो फॉर्म की डेट 2 बार एक्सटेंड हुई थी, लगभग हमें आराम से 4-5 महीने का समय मिल गया था। उतना ही समय श्योरली आपको इस बार मिलने वाला है। तो हम ये भी मान के चले कि कम से कम भी लेके चले तो दिसंबर लेकर चलते हैं अगर, तो दिसंबर तक आपके एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है उससे आगे भी चला जाए। ठीक है, तो फॉर्म में आपको पता ही है, सारी वैकेंसीज बारे आपको सारी जानकारी होगी ही, वो सब आप तमाम वीडियोस यूट्यूब पे अब तक आ चुकी हैं, तो उस बारे में मैं ज्यादा बात अभी नहीं करने वाला हूं। मेरी बात है आज मेन स्ट्रेटजी के बारे में। देखो सबसे पहले आपको पता ही है कि आपके एग्जाम में टोटल 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। 160 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। ठीक है, सबसे पहले जो काम आपको करना है, अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स और अपने वीक जोन्स को पहचानना होगा। जी हां बेटा, अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स और अपने वीक जोन्स को पहचानना होगा कि कहां आप अपना बेस्ट दे सकते हैं और कहां आपको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। ये जब तक नहीं पहचानोगे सिलेक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट क्या करता है कि वो मैथ में अच्छा है तो वो मैथ ही करे जा रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है जीके पे। अगर वो जीके में अच्छा है कि उसका बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह को बहुत इंटरेस्ट उसे आता है, तो वो जीएस ही पढ़े जा रहा है। दिमाग में एक हवा सेट है कि संविधान आएगा, संविधान आएगा, संविधान आएगा, संविधान ही पढ़े जा रहा है। अरे भाई साहब, टीम वर्क है, चारों विषय का टीम वर्क है। एक भी सब्जेक्ट को आपने हल्के में लिया, आप रेस से बाहर हो। क्यों बाहर हो? क्योंकि मेरिट देख लो 2021 की वैकेंसी इससे डबल थी बेटा, और डबल से भी ज्यादा थी, और मेरिट देख लो उसमें। तो बिल्कुल ये सोच लेना कि आपने जब तक अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स और अपने वीक जोन्स नहीं पहचाने, आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना होगा कि आप सबसे बेस्ट प्रदर्शन कहां कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा ये श्योर था कि ये जो 2 सब्जेक्ट बैठे ना ऊपर, मैंने ये ठान ली थी कि इनमें पूरे में से पूरे लाऊंगा, और दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और रोक भी नहीं पाई। मेरा केवल इसमें रीजनिंग में एक प्रश्न गलत हुआ था। मैथ में मैंने हर प्रश्न अटेम्प्ट किया और हर प्रश्न मेरा सही था, और रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन को छोड़ के हर प्रश्न सही किया। और जो मैंने सोचा था ना एग्जाम से पहले कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है,
ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है और स्ट्रॉन्ग जोन में मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, और यही स्ट्रॉन्ग जोन होता है कि मैं हर सवाल को अटेम्प्ट करूंगा और सही अटेम्प्ट करूंगा। तुक्का वक्का ये कुछ नहीं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगा देंगे। तो मेरे ये स्ट्रॉन्ग जोन थे ये दो सब्जेक्ट्स। आपके कोई और हो सकते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग जोन हिंदी हो सकता है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन जीएस हो सकता है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन रीजनिंग। देखो रीजनिंग तो होना ही चाहिए, रीजनिंग सबसे ज्यादा वेटेज यहां रख रहा है, रीजनिंग को तो स्ट्रॉन्ग जोन में लाना ही है भाई साहब। दूसरा, आपको पहचानने अपने वीक जोन्स। मेरा वीक जोन ये था, तो मैंने क्या किया, मैं इससे भागा नहीं भाई साहब। जब मुझे पता है कि मैं जीएस में उतना अच्छा नहीं कर पाता हूं और यहां मुझे पता है कि 50 to 60% पॉलिटी और बीएनएस आने वाला है, तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया बिल्कुल धरातल से। मैंने ये ठान लिया कि अगर मैं इसमें लैग कर रहा हूं, दूसरा ये विषय मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं एसएससी की तैयारी करने वाला छात्र रहा, मैंने एसएससी को ही हमेशा अपना सोल टारगेट लेके चला। हिंदी मेरे लिए एकदम न्यू विषय था, तो ये मेरा वीक जोन तो भले ही नहीं था, बट मुझे इसे बिल्कुल शुरुआत से लेके चलना था। तो यहां दो मेरे सब्जेक्ट जहां स्ट्रांग थे, तो एक सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल नया था और एक सब्जेक्ट मेरे अंदर एक डर बनाए बैठा रहता था हमेशा, क्योंकि मैं कभी बहुत अच्छा उसमें प्रदर्शन कर नहीं पाया पहले ना, बट मैंने किया। जब मैंने ये पता चल गया कि मुझे सिलेक्शन लेना है इस यूपीएसआई में, वर्दी लेके माननी है, तो मैंने ये ठान लिया फिर कि जब मैथ और रीजनिंग मेरे अच्छे हैं तो समय मैं उन विषय को भी दूंगा, बट मेरा मेजर टाइम उन विषय पर जाना चाहिए जहां मैं कमजोर हूं, जहां मुझे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जहां मुझे मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से ये ठान लिया कि जीके को, जीएस में, वो भी स्पेशली पॉलिटी और संविधान, उसके अलावा सब्जेक्ट मैंने एक नहीं छोड़ा। कि मेरे दिमाग में अगर ये था कि पॉलिटी संविधान ज्यादा आएगा तो मैं हिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहा हूं, ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं रहा हूं, नहीं भाई साहब, हिस्ट्री से भी देखो 5-5, 6-6 सवाल है, सॉरी ज्योग्राफी से 2021 वाले पेपर में, है ना। तो मैंने ये ठान लिया कि अब इसको बहुत अच्छा करना है, इस पर मेन फोकस करना है, इससे अगर मैं भागता रहा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। इस नए विषय को अगर मैंने हल्के में ले लिया और मैं इन्हें ही पढ़ता रहा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरे जब ये स्ट्रॉन्ग जोन्स है तो मैंने इनका टाइम लिमिटेड करके इन पर अपना टाइम बढ़ाया। टाइम ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ा ही नहीं, इन पे टाइम लिमिटेड करके जितने मैं कम समय में इन्हें कवर कर सकता था, कि मुझे रीजनिंग में बस प्रैक्टिस सेट लगाने की रिक्वायरमेंट है, या मेरे कोई 2-3 टॉपिक है कि मुझे लग रहा है इनमें मुझे रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, कि कैलेंडर मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे सिलॉक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना, मुझे मान लीजिए मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने अपने सारे फैक्टर्स लिख लिए कि ये टॉपिक तो मुझे रिक्वायर्ड है, जो मुझे पढ़ने हैं, रिवीजन करने हैं। इसके अलावा रीजनिंग में मेरा पर डे सेट था कि मैं एक प्रैक्टिस सेट मेरा फिक्स था कि मैं रीजनिंग का डेली एक 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाता ही लगाता था, है ना, चाहे मुझे वो किसी एग्जाम का मिल जाए, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर इतने हुए नहीं है ना, वो भी 21 में देखोगे तो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मेरा ये फिक्स था कि 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट टाइमर लगा के मेरा फिक्स था। तो मेरा रीजनिंग का रिवीजन तो इसी से चलता रहा। दूसरा, जो टॉपिक मेरे डिसाइड थे मैं उन्हें रिवाइज करता रहा टाइम टू टाइम, कि ठीक है इस 4 दिन में मैं सिलॉक्स कर लूंगा, अगले 4 दिन में मैं कैलेंडर कर लूंगा। देखो मैथ तो मेरा प्रिय विषय है, जो कुछ मैं आज हूं आपके बीच, आपके बीच मेरी पहचान है इसी विषय की वजह से है। तो इसमें तो मेरे को बहुत कुछ रिक्वायरमेंट थी नहीं, है ना, कि क्योंकि मैं मैथ्स मैं परफेक्ट रहा हूं हमेशा, मैंने फुल आउट ऑफ फुल स्कोर में हर एग्जाम में किया और लंबे समय से मैं आप बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं, गाइड भी कर रहा हूं। तो मैथ्स तो मैं एकदम श्योर था कि इसको तो उड़ा के ही आएंगे, और इसमें मुझे बहुत रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट अगर आपका मैथ वीक जोन है तो आपको फिर से वही। दूसरी चीज, फिर मैंने ये ठान लिया कि जीएस को पढ़ा कैसे जाए। देखो मेरी एक सीधी सीधी स्ट्रेटेजी थी, मैं हर विषय को मैथ की तरह पढ़ता हूं। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, मेरा सीधी स्ट्रेटेजी है कि हर सब्जेक्ट को मैथ की तरह पढ़ना है। इस बात का मतलब क्या है कि आप मैथ्स में क्या करते हैं, आप मैथ्स में चैप्टर पढ़ते हैं और फिर उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये बाकी सब्जेक्ट्स में क्यों नहीं कर सकते, आप ये बाकी सब्जेक्ट्स में क्यों नहीं ट्राई कर सकते कि जब मैंने कोई चैप्टर पढ़ लिया और जब तक मैं उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगा मैं एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, संधि ये सब पढ़ लिया, मैंने अगर संधि को पढ़ लिया, तो मेरी सीधी सीधी यही स्ट्रेटेजी है कि संधि मैंने अगर पढ़ ली है तो अब इस पे मैं 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, बढ़िया बढ़िया, जहां से भी बेस्ट सोर्स मिल जाए। अगर मैंने संज्ञा पढ़ लिया, अगर मैंने अलंकार पढ़ लिया, अगर मैंने रस छंद पढ़ लिए, तो मुझे उन पे सवाल लगाने हैं भाई। और ऐसा नहीं कि बस एक बार लगाए खत्म। थ्योरी रीड करना पढ़ना नहीं होता कि आपने अपने नोट्स की कॉपी सामने रखी, आपने छंद अलंकार रीड करे और आप सोच रहे हैं हो गया, नहीं हुआ भाई साहब, ये अधूरी पढ़ाई है।
आपने अगर ये सोचा कि मैंने जीएस की कॉपी सामने रखी और फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ ली, डीपीएसपी पढ़ ली, तो पढ़ लिए हो गया काम, नहीं हुआ सर, बिल्कुल नहीं हुआ। हर विषय को मैथ्स की तरह आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह का एग्जाम में आएगा और आप उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे अपना कॉमन सेंस दौड़ा पाएंगे। जब तक आपने क्वेश्चन नहीं लगाया आपकी तैयारी अधूरी है। तो सेम मेरा था कि मैं इसमें थ्योरी के साथ साथ फिक्स था कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस मस्ट है। मैंने जैसे मैथ्स में रहता है ना कि एक चैप्टर के 200 सवाल लगाएंगे, ऐसे मैंने जीएस और हिंदी में भी किया। रीजनिंग में तो आप प्रैक्टिस करते ही हैं। मैंने ये ठान लिया कि हर चैप्टर के 200 सवाल लगाऊंगा, अलग अलग बेस्ट सोर्स से जहां से मिल सके। थ्योरी पढ़ूंगा, सवाल लगाऊंगा, थ्योरी पढ़ूंगा, सवाल लगाऊंगा, और रिपीटेडली लगाऊंगा। और 10 अलग अलग सोर्स से नहीं, कोई आप 2 बेस्ट सोर्स पकड़ लो जो आपको पता हो, जो आपके पास हो, और उन 2 बेस्ट सोर्स को रिपीटेडली पढ़ना है। 10 चीज को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता भाई साहब। एक चीज को 10 बार पढ़ने से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का सेंस आता है। तो सीधे सीधे ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि हर सब्जेक्ट को मैथ्स की तरह पढ़ना है। और सिलेक्शन कैसे नहीं होगा हम आपको बता देंगे। 100% होगा सर, 100% होगा। तो आज से ही अपने अंदर ठान लेना कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उस पर देखो, अब तो हजारों क्वेश्चन अवेलेबल है भाई साहब मार्केट में। ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो, कुछ कर लो, लाइन लगी पड़ी है क्वेश्चन की। कितने क्वेश्चन चाहिए तुम्हें प्रैक्टिस को? तो भाई साहब बेस्ट सोर्स से आप, जैसा मैंने कह दिया कि कॉन्सेप्ट, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, ये आपके पास है, सिलेक्शन आपके हाथ में है। फॉर श्योर सिलेक्शन आपके हाथ में है, क्योंकि आप इतने बार उन चीजों को पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस करने से आप उनको इतना बार रिकॉल कर चुके हैं कि सवाल आपके सामने आएगा, आप 100% करके आएंगे। तो अपने वीक जोन्स और स्ट्रॉन्ग जोन्स को पहचानो। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है भाई साहब, मस्ट है एकदम। दुनिया इधर से उधर हो जाए बट प्रैक्टिस करनी है। केवल रीडिंग करके नहीं चले जाना कि मैंने पूरी पॉलिटी के नोट्स पढ़ के मैं चला गया और वहां जाके मेरे से सवाल नहीं हो रहा, तो तुम खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि तुमने सवाल नहीं किए, उस पर अटेम्प्ट नहीं लगाया। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, है ना, प्रीवियस ईयर तो लगाना ही है, बट केवल प्रीवियस ईयर पे रिलाय नहीं करना, है ना। हर साल एक नई कंपनी पेपर कराती है, अलग अलग पैटर्न का पेपर बन सकता है सिलेबस को सेम रखते हुए। तो यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर तो आपको लगाना ही लगाना है, उसके अलावा और भी नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले आपको सिलेबस का डेप्थ एनालिसिस करना होगा कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा गया है अब तक, क्या नई चीज आ सकती है, क्या पुरानी चीज रिपीट हो सकती है, एकदम डेप्थ एनालिसिस, है ना। सबसे बड़ा दिमाग में क्या कि जैसे ही पता पड़ता है ना बीएनएस, अरे बीएनएस 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 हल्ला मचाते रहते हैं बस। पूरा 95% जिस पार्ट से है वो नहीं दिख रहा तुम्हें। बीएनएस बीएनएस बेटा हर सब्जेक्ट को समझना। मैं ये नहीं कह रहा बीएनएस छोड़ देना है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि बीएनएस छोड़ दो, बट एक हवा दिमाग में क्यों क्रिएट कर रखा है ना। कोई कह देता है पॉलिटी बहुत आती है तो लक्ष्मीकांत खरीद के ले, अरे गधे हो गया। अरे एक बार पेपर का एनालिसिस तो देख लो कि तुम्हें लक्ष्मीकांत की जरूरत है भी या नहीं। मोटी मोटी किताबें खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता, किसी गधे ने बता दिया तुम ले आए। अरे पॉलिटी के सवाल ज्यादा आते हैं, चीजें तो वही है। तुमसे कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम के क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेगा। तो आपको चीजों को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, एक भी चीज आप स्किप ना करें, उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना। बीएनएस जैसे बहुत सारे चेंजेस अभी आए हैं, भारत न्याय संहिता है ना, तो भारत न्याय संहिता भी आप पढ़ो, बट ऐसा नहीं है कि इस विषय को डेली आप 2 घंटे दे रहे हो। ये बेवकूफी है, बहुत बड़ी बेवकूफी है। जिस विषय का वेटेज जितना है, जितनी औकात है, उसके हिसाब से धीरे धीरे समय देते रहो। आप 45-45 मिनट दे पा रहे हो वैसे डेली तो बहुत है। मान लो मंडे टू फ्राइडे भी दे रहे हो, सैटरडे संडे नहीं दे रहे हो, बहुत है भाई साहब। ऐसे ही मैंने किया था, मैं बीएनएस के पीछे पागल नहीं हुआ था कि 3-3 घंटे बीएनएस ही पढ़ रहा हूं। 5 सवाल आएंगे तो मैं बाकी के 155 सवाल भूल जाऊं। मुझे पता है कि एग्जाम का डेप्थ एनालिसिस करके कि क्या जरूरी है, कितना क्या पढ़ना है। तो ऐसा हवा नहीं क्रिएट कर लेना है कि पॉलिटी ज्यादा आएगी तो पॉलिटी ही पढ़े जा रहे हो, बाकी विषय भी तो है, सबको समय देना है। कि रीजनिंग के सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे तो मैथ के कम आएंगे, तो मैथ को भूल जाओ। बस जैसे ही मैथ को भूले या किसी विषय को भूले, तुम सिलेक्शन को भी भूल जाओ। तो एक डेप्थ एनालिसिस करना है, और डेप्थ एनालिसिस यही है कि विषय हर इंपॉर्टेंट है, बट किस विषय की किस प्रकार से कितनी औकात है ये आप देख लो, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी की लेके चलो। अपने वीक जोन्स पहचानो, अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स पहचानो। वीक जोन्स पे ज्यादा काम करना है, स्ट्रॉन्ग जोन्स पे भी काम करना है, बट उसकी तरीके से ही कि जब मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो मैं इस पे 6-6 घंटे क्यों दूं। मुझे 6 घंटे जरूरत देने की है अपने वीक जोन्स को। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट चीज, पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को एनालिसिस जरूर करना है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी कहा कि पिछले वर्ष के एनालिसिस जरूर करना है, बट पिछले वर्ष पे पूरा डिपेंड नहीं हो जाना 100% कि 2017 का जैसा पेपर आया और 2021 का जैसा पेपर आया
और आप सोचे कि सब कुछ वैसा ही आ जाएगा फिर से, तो आप 2017 और 2021 का पेपर देख लो उठा के। 2017 का पेपर कॉन्सेप्चुअल था और 2021 का पेपर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल नहीं था, सीधे उठा के पूछ रखे थे, है ना। मैथ्स में भी सीधे बस कैलकुलेशन ज्यादा डाल रखी थी, सेम रीजनिंग में, है ना, कुछ घुमा फिरा के बात पूछी ही नहीं गई, सीधी सीधी सामने रखी है बात और तुम्हें सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो पेपर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जरूर करना है, बट 100% उसी पे निर्भर नहीं हो जाना कि ऐसा ही पेपर फिर से आ जाएगा। हर चीज के लिए तैयार रहना है, अच्छे से अच्छे के लिए, बुरे से बुरे के लिए। पेपर आसान आ जाता है, मुश्किल आ जाता है, मॉडरेट आ जाता है, आपको वहां टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं हर तरीके से तैयार हूं, मुश्किल आया तो भी फोड़ के आऊंगा, आसान आया तो भी फोड़ के आऊंगा, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हें लेना है, तुम्हारे पास चांस नहीं है भाई साहब। 4 साल बाद वैकेंसी आई है, अगले साल तक बूढ़े हो जाओगे, मेरिट में नाम लाना है तो पूरी अच्छी तरीके से डेप्थ स्टडी करके चीजों की करना है आपको सिलेक्शन। जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि अपने वीक जोन्स को पहचानो भाई साहब, इन पर काम करोगे तब सिलेक्शन होगा, जब तक इनसे भागते रहोगे सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे जब पता है कि मेरा मैथ्स कमजोर है और मैं मैथ से ही भाग रहा हूं, मेरा मैथ कमजोर है, मैं मैथ ही नहीं पढ़ता, सेम हम यही करते थे। 1-2 साल तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? जीएस में नंबर ही नहीं आते थे, मेरिट क्लियर ही नहीं हुई। जब शुरू में हमने तैयारी शुरू करी, हमारा ये था कि जीएस कभी पढ़ी नहीं थी, पढ़ते थे तो मजा आता नहीं था, और फिर घर पे भी टाइम नहीं देते थे। हर 10 दिन में टीचर के पास पहुंच जाना, अरे सर जीएस बहुत मुश्किल है। कि बेटा कितना पढ़ते हो? कि सर पढ़ते तो नहीं है। तो फिर कैसे सुधरेगा? बेटा पढ़ना शुरू करो। फिर नहीं पढ़ा, फिर 20 दिन बाद, अरे सर जीएस नहीं समझ आ रहा। कि कितना इस बार पढ़ा? अरे पढ़ा तो नहीं। फिर कैसे सुधरेगा? एट लास्ट पढ़नी पड़ी, चीजों को समझना पड़ा, उनको अच्छे से करा, प्रैक्टिस करा, सब कुछ, मजा भी आया फिर पढ़ने में, जब इंटरेस्ट उसमें जताने की कोशिश करी। अपने वीक जोन्स को पहचानो और उन पे काम करो। मैं बार बार इस चीज पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही आपके सिलेक्शन में आड़े आएंगे। कहीं आप कमजोर हैं और उस कमजोर कड़ी को आप पहचानते भी हैं, बट आपने उस पर काम नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप कहां कमजोर है ये अपने अंदर आप जानते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपने तैयारी करी है, आपने चीजों को पढ़ा है, आप जानते हैं कि कहां आपको चीजों को बेहतर करने की रिक्वायरमेंट है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करो ना। जब गलती पहचान ली तो सुधारने पे काम करो, सिलेक्शन पीछे भाग के आएगा। एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है कि मैं ये छोड़ दूंगा तो काम चल जाएगा, नहीं, काम नहीं चलेगा भाई साहब। वैकेंसी जिस हिसाब से, फॉर्म जिस हिसाब से भरे जाएंगे, तुम्हारा नंबर क्यों आए? तुम कुछ छोड़ के जाओगे तुम्हारा नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने वीक जोन्स को पहचान कर उन पर काम करना है। ठीक है, अगली बात अगर हम करें तो प्रैक्टिस के लिए सिलेक्शन है मेन रोल। जैसा मैंने आपसे कह दिया कि आपको सबसे ज्यादा काम करना है प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस पर सब प्रैक्टिस है सिलेक्शन का सबसे बड़ा मेन रोल। प्रैक्टिस आपको करनी होगी हर विषय की, सही ढंग से, सही तरीके से। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि हर विषय को प्रैक्टिस मोड में लेके चलना है, हर विषय को प्रैक्टिस मोड में लेके चलना है। चाहे वो मैथ हो, मैथ तो आप प्रैक्टिस करते ही हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, उसे भी करते हैं। तो फिर हिंदी जीएस को केवल पढ़ के क्यों सोच रहे हो कि सब कुछ हो जाएगा? उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। 100 200 सवाल आपको उस पर लगाने हैं, फॉर श्योर लगाने हैं, तभी आप मेरी तरह अपने 2 सितारे के सपने को पूरा कर पाएंगे। मैंने हर ये बात अप्लाई करी है, तभी मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे नहीं कि बस मैं हवा में कह रहा हूं। मैंने करा है, मैंने उसे अप्लाई करा है और उसके परिणाम भी पाए हैं, तभी मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं। इस पे काम करके देखो, तुम्हारा यूपीएसआई सपना हो या इससे कुछ बड़ी परीक्षा तुम्हारा सपना हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस पे भी आएंगे, मॉक टेस्ट पे डिटेल बात करेंगे। बट अभी मैं ये कहूंगा कि मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, बट अभी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 2 टेस्ट लगा लो वीक में। आप सप्ताह में 2 टेस्ट लगा लो अभी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी आपको काम करना है प्रैक्टिस पे और पढ़ने पे। आपको ये नहीं कि आप 2-2 घंटे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, 1 घंटे उसका एनालिसिस कर रहे हो। हाँ, मॉक टेस्ट लगाओ, अपनी गलतियां पकड़ में तभी आएंगी, कहां इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है उससे भी पता लगेगा। बट अभी ऐसा नहीं है कि हर दिन आप 2-3 घंटे इसमें दिए जा रहे हो। अभी आप हफ्ते में, सप्ताह में 2 टेस्ट लगा लो, बहुत है। एक वेडनेसडे लगा लो, एक संडे लगा लो, बहुत है भाई साहब, है ना। और टेस्ट देने का सही तरीका क्या है, इस पे भी मैं आऊंगा अभी। ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट लगाया, लैपटॉप बंद किया, खत्म, तो फिर तो मत ही दो। क्या टेस्ट देने का सही तरीका है, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट पे भी आते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि 2021 की मेरिट देख लो भाई साहब, 316 गई थी, 316 सिविल पुलिस की, है ना, और 316 ही गई थी पीएससी की, आपकी मेल कैटेगरी फॉर जनरल यूआर, है ना। ईडब्ल्यूएस की 304 थी, ओबीसी की 305 थी, एससी की 279 244। गर्ल्स की कट ऑफ आपके सामने लिखी हुई है 296 थी,
इधर 316 है, इधर ही गर्ल्स की यूआर की 296 है, ठीक है। तो 316 समझ रहे हो, 400 में से 316, 80% के लगभग हो गया। 80% स्कोर करना है तुम्हें, और इस बार वैकेंसी कम है, तो इतना तो टारगेट लेके चलना अपना कि सर मेरिट कितनी आएगी। कुछ बच्चे पूछ रहे मेरिट कितनी आएगी, भाई साहब पेपर होने से पहले कोई नहीं बता सकता मेरिट कितनी आएगी। जो बता रहा है मेरी नजर में गधा है, कि पेपर हुआ नहीं, पेपर कैसे आया, क्या लेवल था, कितने बच्चे बैठे, क्या रहा, कुछ नहीं पता। तो अभी मेरिट कितनी जाएगी, हाँ हम ये कह सकते हैं कि इतना अपना बेंचमार्क लेके चलना, इतना अपना बेंचमार्क फाइनल के लिए लेके चलना। ये फाइनल की है ना, 2 मेरिट लगती है आपकी, ये फाइनल मेरिट है। तो इतना अपना बेंचमार्क लेके चलना अगर आप फाइनल सिलेक्शन की सोच रहे हो, ठीक है। और इससे बेहतर कर पाते हो और इससे बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। तो इतनी मेरिट अगर आपको लानी है तो क्या किसी एक विषय को छोड़ के आ जाएगी, कि तुमने मैथ को नेगलेक्ट कर दिया आ जाएगी, तुमने जीएस को नेगलेक्ट कर दिया आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। एक सब्जेक्ट आपका कमजोर है, आप कमजोर हैं, बस ये समझ लो आप सिलेक्शन से बाहर हो, ठीक है। तो सारी बातें मैं लगभग आपसे कर चुका हूं। अब मैं बिल्कुल बस लास्ट पर आ रहा हूं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए। थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है। अगर आपने बेहतर तरीके से तैयारी कर रखी है, आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, आपको अपने ऊपर विश्वास है कि मुझे एक एक बात मैंने पढ़ी हुई है, तो आप उसके सीधे रिवीजन मोड में आओ। थ्योरी को पढ़ते हुए रिवीजन मोड में आओ। थ्योरी आपने पढ़ लिया, रिवीजन मोड में आओ और प्रैक्टिस मोड में आओ। और जैसा मैंने कहा कि आप मॉक टेस्ट अभी 2 टेस्ट लगा सकते हो वीक में, उससे ज्यादा मत लगाना। एग्जाम की जैसी डेट पता लगती है तो क्या मॉक टेस्ट की आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी उस पर भी बात कर लेंगे। अभी आप मैक्सिमम वीक में 2 टेस्ट लगाते रहो। ऐसा नहीं कि गधों की तरह एक एक दिन में 2-2 टेस्ट लगाए जा रहे हो। टेस्ट पहले कमियां जब पहचान लिया तो उन पे काम करो, पहले पढ़ने की प्रैक्टिस की इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। फिर मॉक टेस्ट 2 लगा रहे हैं सफिशिएंट है इनिशियली। देखो मॉक टेस्ट की सबसे सही स्ट्रेटेजी है कि मॉक टेस्ट में स्कोर तो अभी बिल्कुल नहीं देखना तुम्हें। अगर अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, जितना भी स्कोर आया भाड़ में जाए। स्कोर देख के जो बच्चे में डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि सर हमारा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, अरे तो क्या हो गया भाई साहब, पेपर हो गया क्या, अभी 4 महीने तुम्हारे पास, स्कोर नहीं आ रहा तो बढ़ाओ ना उसे। मॉक टेस्ट भाई साहब होता ही इसलिए है कि आप अपनी मिस्टेक्स को पहचान कर उस पर काम कर पाए, ना कि अपने स्कोर को देखकर 3 दिन टेंशन में रह के पढ़ाई बंद कर दें कि मेरा तो स्कोर ही नहीं आ रहा, तो पढ़ना बंद कर दो, फिर आ जाएगा स्कोर, है ना। 3 दिन नहीं पढ़ोगे, 4 दिन तक 6 लोगों से डिस्कस करोगे तो स्कोर आ जाएगा बहुत। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल रिजर्व लेके पढ़ाई करो, रिजर्व रह के। ऐसी लाइब्रेरी तो बिल्कुल मत जाना, अगर लाइब्रेरी तुमने ज्वाइन कर रखी है जहां पूरा ग्रुप है दोबारा, एक टेस्ट देने के बाद 6 घंटे डिस्कशन चलता है, 1 घंटे पढ़ाई कर ली उसके बाद 6 घंटे डिस्कशन चल रहा है, अरे तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा, तेरा कितना रह गया। बिल्कुल रिजर्व लेके पढ़ाई करना अपने आप में, कि जो तुम तैयारी कर रहे हो तुम्हें पता है ना, और किसी को नहीं पता। अपने अंदर अपनी सच्चाई को जानो और अपने अंदर रह के अपने आत्मविश्वास को पहचानो और खुद में रिजर्व रह के तैयारी करो। पूरा ढिंडोरा नहीं पीटना कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, 10-50 लोगों से लाइब्रेरी में डिस्कशन चल रहा है, मोहल्ले में डिस्कशन चल रहा है। बी रिजर्व इन योरसेल्फ, तब सिलेक्शन होगा। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ढिंडोरा अपने आप पिट जाएगा, है ना। सफलता को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप सफल हो गए, वो पूरी दुनिया जान जाएगी। आपका एक एक रिश्तेदार, आपका एक एक दोस्त, आपका घर परिवार सब जान जाएंगे। तो अपने आप में रिजर्व लेके जितनी पढ़ाई कर सको उतना रिजर्व लेके पढ़ाई करना। ऐसी लाइब्रेरी पकड़ना जहां तुम्हें कोई ना जानता हो, जहां कोई ना जानता हो तुम क्या तैयारी कर रहे हो। 50 लोग दोस्त बन रखे हैं तो 10 घंटे तो 2 घंटे तो उनके साथ ही बर्बाद होते हैं 10 घंटे में से। तो मॉक टेस्ट में मैं अभी कह रहा हूं स्कोर पे बिल्कुल ध्यान मत दो। मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आपको पता लग गया कि हर बार इस सेक्शन में मेरे नंबर आ ही नहीं रहे, तो काम करना शुरू कर दो इस पे, वही आपका वीक जोन है। मॉक टेस्ट देके डिमोटिवेट नहीं होना है, मॉक टेस्ट देके ये देखना है कि हाँ यहां काम करना है, और जब अगले हफ्ते मॉक टेस्ट दूंगा तो इंप्रूवमेंट दिखेगा और इंप्रूवमेंट हम लेके रहेंगे। तो मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं कि जो बच्चे 4 मॉक टेस्ट देके डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि अरे सर हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे, तो क्या हो गया, आ जाएंगे। इनिशियली मैं भी मॉक टेस्ट दे रहा था यूपीएससी के, मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे, तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। मुझे पता था कि मैं यहाँ लैग कर रहा हूं इसलिए नंबर नहीं आ रहे, मैंने उन पे काम किया और इतनी हाई मेरिट को क्लियर किया, ठीक है। बट इनिशियली मैं 300 भी पार नहीं कर पा रहा था, सच बताऊं तो। जब मैं घर पे बैठ के मॉक टेस्ट शुरुआत में मैं लगा रहा था तो मैं 300 पार नहीं कर पा रहा था बहुत मॉक टेस्ट तक। तो ऐसा लगता था कि 300 पार तब होगा जब मैं मैथ में अच्छा कर रहा हूँ, रीजनिंग में अच्छा कर रहा हूँ, हिंदी में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा 300 पार नहीं होगा। मैं मैथ में अच्छा कर रहा हूँ, रीजनिंग में अच्छा कर रहा हूँ, हिंदी में अच्छा कर रहा हूँ, जीएस में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो भी 300 पार नहीं होगा। 300 पार करने के लिए भाई साहब चारों विषयों पर कमांड बनानी होगी, ये बात जान लो एकदम।
चारों विषयों पर एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ कमांड बनानी होगी, तब होगा 300 पार। और 300 पार छोड़ो, 320 भी पार होगा, 330 भी पार होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के थ्रू अपने वीक जोन्स को, वीक एरियाज को पहचान कर उन पे काम करके अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट करना है। देखो मेरा डेली रूटीन क्या था, देखो मैं 10 घंटे तो एकेडमी ही रहता था, 10 घंटे सॉरी 8 से लगभग 10 घंटे एकेडमी रहते थे हम, और इसके बाद फिर पढ़ने का समय निकालना होता था। मैथ ही तो अच्छा था मेरा भाई साहब, मैथ का ही तो मास्टर हूं मैं, बाकी चीजें तो मुझे पढ़नी पड़ेंगी जैसा मैंने आपको बताया। तो मुझे बाकी सब सब्जेक्ट के लिए टाइम निकालना पड़ता था, और मैं डेली इसके बाद भी 5-6 घंटे का समय निकालता था। तो जो बच्चे पूरे दिन फ्री हैं और वो 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, तो भाई साहब लालच है तुम पे, फिर कर क्या रहे हो, फिर क्यों सपने देख रहे हो 2 सितारों के। मैं सुबह जल्दी उठ के काम पढ़ाई करने की कोशिश करता था, रात को लेट नाइट तक पढ़ाई करने की कोशिश करता था, और अपने दिन के टारगेट, डेली टारगेट अपने सेट कर लो, और इस हिसाब से सेट कर लो कि आप अगले 4 महीने में सब कुछ खत्म कर पाए। और अगर आप ये डेली टारगेट सेट करना आपके बस की नहीं है, तो फिर हम पे छोड़ो भाई साहब, हम करवाएंगे डेली टारगेट सेट आपके। हम बताएंगे कैसे तैयारी करनी है, हम बताएंगे कि कैसे आप सब कुछ कर सकते हो, क्या प्रैक्टिस करना है, कितना पढ़ना है। तो उसके लिए आना होगा तुम्हें कटारा एकेडमी, और कटारा एकेडमी में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए यूपीएसआई टारगेटेड बैच। जी हाँ, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस ढंग से तैयारी को लेकर चलें, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, कैसे हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, कैसे हम पढ़ाई करें कि हम फाइनल मेरिट में अपने नाम को देख पाए और इस 2 सितारे को सपने को पूरा कर पाए, तो बेटा हम बताएंगे आपको। बस आपको यहां सीधे आके क्लासरूम में बैठना है, सब कुछ हम पे छोड़ दो। डेली आपकी 5 घंटे की क्लास होने वाली है, जिसमें आपका हर सब्जेक्ट प्रतिदिन चलेगा, और हम प्रैक्टिस क्लास में भी कराएंगे, क्लास में कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए एकदम अपडेटेड शीट्स भी देंगे, और इस पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा एकदम अपडेटेड। अगर अभी आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, अगर एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, कोई भी एग्जाम हुआ है, इसमें जो बेस्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट बन सकते हैं, उन सब पर हमारी बात होगी। 4 महीने में हम अपने सिलेबस को इसी तरीके से लेके चलेंगे कि आप एक एक बात को अपने तरीके, हमारे तरीके से लेके चलोगे तो सिलेक्शन तक पहुंचोगे जरूर, है ना। इन 4 महीने में एक एक बात आपको डेप्थ एनालिसिस के साथ, डेप्थ प्रैक्टिस के साथ बता दी जाएगी। इसी के साथ आपका जो इस बार ऑफलाइन मॉक टेस्ट होने, आपका यूपीएसआई ऑफलाइन होने वाला है, तो 30 फुल मॉक टेस्ट आपके कराए जाएंगे ओएमआर बेस्ड। तो आपको प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन करा देंगे यही मॉक टेस्ट के थ्रू, एनालिसिस भी यही होगा, एनालिसिस भी हम कराएंगे कि कहां आपने गलती करी, कहां आपको इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके वीक जोन्स हैं, इन पर क्या काम करना है, उस पर क्या एक्स्ट्रा आपको लेबर करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कंप्लीट बैच एक सोल्यूशन है आपकी हर समस्या का, आपकी हर प्रॉब्लम का, और आपके 2 सितारों के सपने को पूरा करने का यही एक बैच रास्ता है। तो जुड़िए कटारा एकेडमी से, और आपके एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको फिजिकल के लिए भी हम गाइड करेंगे, और आपका फिजिकल भी क्लियर कर पाएंगे, और एंड तक आपका हाथ थाम के रखेंगे कि जब तक आप वर्दी पहनकर 2 सितारों में कटारा एकेडमी नहीं आ जाओगे। तो क्या आप तैयार हैं मेरी तरह अपने 2 सितारे के सपने को पूरा करने के लिए? तो आइए जुड़िए कटारा एकेडमी के फॉर श्योर सिलेक्शन यूपीएसआई बैच से, जो शुरू हो रहा है 2 सितंबर से। रजिस्ट्रेशन ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं, तो जल्दी से जल्दी आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी एक सीट फिक्स करें और अपने 2 सितारे के सपने को पूरा करें। तो मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, वंदे मातरम।